रिंग को लेकर कोई इशू था? एक बार चेक कीजिए कि क्या अब आपको आवाज बराबर से आ रही है और क्या अभी बोर्ड क्लियर है। यस सर। चलिए, तो इसका मतलब अब हम आगे बढ़ सकते हैं बराबर से। जी बेटा, थैंक यू। चलिए जी, तो अब समय आया है कि ये जो 2D पैकिंग है बच्चों, इस 2D पैकिंग को कन्वर्ट करना है 3D में। सुन रहे हैं आप? 2D पैकिंग को 3D में कन्वर्ट करना है। मतलब आपने देखो एटम की एक लेयर बना ली पूरी, इस लेयर के ऊपर नीचे और ऊपर लगातार दूसरी लेयर डालते जाओगे, लेयर से जुड़ी लेयर, पूरा का पूरा 3D नेटवर्क बन गया। सर एक लेयर के ऊपर अगली लेयर डालना है, उसके कितने तरीके हमारे पास उपस्थित है? तो ध्यान से सुनिए। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर डालने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं? पहला, एटम पर एटम डाल दो। मतलब फर्स्ट लेयर के एटम के एग्जैक्टली ऊपर सेकंड लेयर का एटम डाल दीजिए, इस तरह से। तो ये अरेंजमेंट अगर आप बना रहे हो, सुन रहे हैं ध्यान से, फर्स्ट लेयर का एटम के ऊपर सेकंड लेयर का एटम यदि आपने डाला, तो देखिए दूसरा व्यू बता रहा हूं मैं आपको उसका, इस तरह से आपको व्यू मिलेगा। एटम कहां पर है? पहली लेयर के 4 पीले एटम ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके एग्जैक्टली ऊपर आए सेकेंड लेयर का एटम। इन सभी एटम को यदि स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे, इस तरह का यूनिट सेल बनता है। फर्स्ट लेयर के एटम के एग्जैक्टली ऊपर सेकेंड लेयर का एटम डाले और उनके सेंटर को स्ट्रेट लाइन से जोड़े, तो ये नजारा आपको दिखेगा। क्या कोई बच्चा गैस कर सकता है कि ये कौन सा लैटाइस बना लिया हमने? क्या आपको दिख रहा है कि ये सिंपल क्यूब बना है? सिंपल क्यूब मतलब जिसमें एटम केवल और केवल कॉर्नर्स पे उपस्थित रहते हैं, ये सही लिखा है। और सिंपल क्यूब की डिटेलिंग जो है वो पहले ही हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल क्यूब के लिए z की वैल्यू होती है 1, पैकिंग एफिशिएंसी 52% और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखिए बोर्ड पर है सब कुछ। प्रिमिटिव क्यूबिक का मतलब अतुल है सिंपल क्यूब। आप चेक करके बताइए कि फर्स्ट लेयर के एटम के एग्जैक्टली ऊपर हमने सेकेंड लेयर का एटम डाला तो सिंपल क्यूब लैटाइस बनेगा। इसमें किसी को डाउट है तो उसका पूरा अधिकार है सवाल पूछने का। फर्स्ट लेयर के एटम के एग्जैक्टली ऊपर आपने सेकेंड लेयर का एटम डाला है। क्लियर है बच्चों? जल्दी बोलो हाँ के ना। यस। चलिए ध्यान से सुनिए, कौन नई बात। बेटा अगर फर्स्ट लेयर को मैंने नाम दे दिया ए, क्या नाम दिया? ए। सेकेंड लेयर का एटम यदि एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर पे आता है, एटम पर एटम आ रहा है, फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर सेकेंड लेयर का एटम आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकेंड लेयर में कोई अंतर नहीं है। हाँ सर, फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर सेकेंड लेयर का एटम आया, तो फर्स्ट लेयर को यदि ए नाम दिया, सेकेंड लेयर को भी ए नाम देंगे, तो सिंपल क्यूब को हम कहते हैं ए ए ए ए पैकिंग। मतलब सारी लेयर के एटम एक दूसरे के ऊपर है, ये सिंपल क्यूब खत्म। 30 सेकंड तक आपके सामने रहेगा, उसके बाद अगले लैटाइस पर चलेंगे। क्लियर? ओके नेहल जी रिया, चलिए 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 बेटा, अगले वाले पर चलते हैं। तो सिंपल क्यूब को मैं कर देता हूं गायब और अगला वाला बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, अगले अरेंजमेंट में क्या किया जा सकता है? अच्छा, आप में से कोई बच्चा गैस करना चाहेगा कि अगले वाले में क्या कर सकते हो? जैसे अभी तो हमने क्या किया था, फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर सेकंड लेयर का एटम डाला। दूसरा ऑप्शन क्या है? गजब है यार पंकज, बहुत बढ़िया। नैनी, दो क्यूब के बीच में नहीं नैनी, हम क्यूब नहीं जमा रहे हैं, हम एटम जमा रहे हैं, गोले, स्फीयर। तो स्फीयर बोल बेटा। तो देखिए, जो आपने डिमांड करी वही काम मैं करके दे रहा हूं आपको कि सेकंड लेयर का जो एटम है वो फर्स्ट लेयर के वॉइड में रखा। यहां पर देखिए इस तरीके से सेकेंड लेयर का जो एटम है वो फर्स्ट लेयर के जो वॉइड है उसके अंदर रखा गया। तो अब बताइए,
यदि फर्स्ट लेयर को, राजा बेटा, यदि फर्स्ट लेयर को आपने नाम दिया ए, तो सेकंड लेयर को नाम ए दोगे या बी? सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के एटम पे जा रहा है कि वॉइड में? वेरी गुड, सेकंड लेयर को नाम दोगे ए। ये ए और बी का मतलब समझ में आया ना? एटम पर एटम, मतलब फर्स्ट और सेकंड लेयर सेम, ए ए। अगर वॉइड में डाला एटम आपने, तो फिर फर्स्ट लेयर को ए, तो सेकंड लेयर को डिफरेंट नाम देना है। अब भले ही बी नाम दो या सी दो, बट फर्स्ट से डिफरेंट होना चाहिए। सर अब जल्दी जल्दी थर्ड लेयर भी जमा दो। ओके बेटा, जल्दी जल्दी हम थर्ड लेयर जमा देते हैं। आप समझ तो गए होगे थर्ड लेयर कहां जाएगा? सेकंड लेयर के वॉइड में। तो देखो सेकंड लेयर का जो वॉइड है उसमें थर्ड लेयर डाल रहा हूं, ये रहा वॉइड, इसमें डाला थर्ड लेयर, इसमें डाला थर्ड लेयर, इसमें डाला थर्ड लेयर। तो क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के एटम पर आने लगा? हाँ के ना? क्या थर्ड लेयर का एटम फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर आए क्या? मतलब थर्ड लेयर का नाम बोलो, थर्ड लेयर का नाम ए। वेरी गुड। तो इस पैकिंग को हम कहते हैं ए बी पैकिंग। क्या नाम देना है बेटा इसको? ए बी पैकिंग। थोड़ा और तसल्ली से समझना, थोड़ा और तसल्ली से समझिए क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए बेटा। हमने क्या किया, फर्स्ट लेयर के 4 एटम पकड़ लिए, कौन से? 1 2 3 4, पीले वाले फर्स्ट लेयर के 4 एटम। इनने बनाया एक स्क्वायर इस तरह से, ठीक। उसके बाद मैंने सीधे थर्ड लेयर के 4 एटम पकड़े, सेकंड नहीं थर्ड। तो ब्लू 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 ब्लू, थर्ड लेयर के जो 4 एटम है वो सीधे फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर आएगा। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड लेयर जो है वो सेम रहेगा। ये फर्स्ट लेयर के 4 एटम है। कलर से मत कंफ्यूज होना कि सर वहां तो पीला था या नीला हो गया। भावनाओं को समझो बेटा, कलर में क्या रखा है। लो जी, और जो सेकंड लेयर आई थी, सेकंड लेयर का एटम कहां पर था? व्हाइट वाला, सीधे इनके बीच में, यहां पर ये है। तो आप बताइए कि ये कौन से प्रकार का लैटिस बन रहा है? ये बना लैटिस जिसमें क्यूब के कॉर्नर पे एटम है और बॉडी सेंटर पे एटम है। इसको तो बच्चों हम कहते हैं ना बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। तो जो ए बी पैकिंग बनी है उसका दूसरा नाम होता है बीसीसी। और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पहले ही दी जा चुकी है। कोई बच्चा गैस करना चाहेगा? जेड कितना, पैकिंग एफिशिएंसी कितना और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। 268% और कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो बेटा अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो सिंपल क्यूब के मुकाबले बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। मतलब सिंपल क्यूब के मुकाबले ये वाली पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट है। बेटा सिंपल क्यूब के मुकाबले ये वाली पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट है। ये समझ में आई बात आपको? क्या बेटा ये बात आपको समझ में आई? जी, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब देखिए, ध्यान से सुनिए बेटा। ये तो हमने स्क्वायर पैकिंग को 3D में कन्वर्ट किया। एक हेक्सागोनल पैकिंग भी बनती है ना, याद है आपको? हेक्सागोनल पैकिंग हमने कैसे बनाई थी? इस तरह से हम बनाते हैं हेक्सागोनल पैकिंग को। ये हम बना रहे हैं बेटा, किसको? हेक्सागोनल पैकिंग को, ठीक है। तो आप बताइए राजा बेटा कि इसमें कोई भी एक एटम चुन लेता हूं, जैसे ये वाला एटम चुना, तो इसको आसपास से कितने एटम टच कर रहे हैं बताइए। जो सेंटर वाला एटम मैंने जिस पे येलो डॉट लगाया है उसको आसपास से 6 एटम टच कर रहे हैं। यहां तक बहुत बढ़िया जवाब। इसके आसपास आपको वॉइड भी नजर आ रहे हैं, ये ट्रायंगुलर वॉइड, ये देखो, ये एक ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है, ये एक ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है ना बेटा? और ये एक ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है। सुनिएगा ध्यान से, दूसरे कलर में दूसरा बना देता हूं। ये एक ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है, ये एक ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है, और बेटा ये एक ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है।
ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि अब इस लेयर के ऊपर अगली लेयर के एटम डालने हैं। तो ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि हम एफिशिएंट पैकिंग चाहते हैं तो वॉइड में ही एटम डाले। आपसे सवाल पूछता, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, सेकेंड लेयर का एटम कौन से वॉइड में डालूं, ये ग्रीन वाले या येलो वाले? तो बच्चों ने बोला सर सबसे पहले ये तो बताओ कि ग्रीन और येलो में फर्क क्या है। देखो, येलो वाला ऐसा है और जो ग्रीन वाला है वो ऐसा बन रहा है। सर ऐसा वैसा तो बता दिया, फर्क बताओ फर्क। इसकी चोंच नीचे है, इसको मैंने बोला लोअर ट्रायंगुलर वॉइड, और इसकी चोंच ऊपर है, इसको मैंने बोला अपर ट्रायंगुलर वॉइड। आप बताइए इस अरेंजमेंट में किसकी संख्या ज्यादा होगी, लोअर ट्रायंगुलर ज्यादा होगा कि अपर ट्रायंगुलर? बेटा लोअर ज्यादा होगा कि अपर ट्रायंगुलर? समझदार बच्चे हो यार। ओए थप्पड़ मार दूंगा, गुस्सा मत दिलाओ। लोअर ज्यादा होगा, काहे लोअर ज्यादा होगा रे? हर एक एटम के साथ 3 अपर ट्रायंगुलर जुड़े हैं और 3 लोअर ट्रायंगुलर, सेम तो है। हाँ, तो अब अगला सवाल, अगली लेयर में एटम डालूंगा वॉइड में, कौन से वॉइड में डालूं, हरे वाले में येलो वाले में, या दोनों केस में सेम ही है सर, कोई फर्क थोड़ा ना होगा? बेटा कौन से वॉइड पे एटम डालूं, लोअर पे या अपर पे, या दोनों सेम है? दोनों सेम है। वेरी गुड बच्चे, बड़े प्यारे हो तुम, समझदार हो। तो बच्चों ने जवाब दिया कि सर किसी में भी रख दो, लोअर में रख दो या हायर अपर में रख दो, कोई फर्क नहीं है। किसी बच्चे के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि सर दोनों में ही रख दो, लोअर अपर दोनों में ही रख दो? क्या लोअर और अपर दोनों में रख दे वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? हाँ, तो करके देखते हैं बेटा, सुनो ना, थियोरेटिकल बातों में मजा नहीं आएगा, करके देखते हैं। तो देखिए, अगली लेयर का एटम, अगली लेयर का एटम में डालना चालू कर रहा हूं। कैसे डाला अगली लेयर का एटम, देखिए जरा, ये इधर डाला पहले अगली लेयर का आइटम, ठीक है, फिर इधर डाला मैंने अगली लेयर का आइटम, फिर इधर डाला मैंने अगली लेयर का आइटम, फिर इधर डाला मैंने अगली लेयर का आइटम, फिर इधर डाला मैंने अगली लेयर का आइटम। ध्यान से सुनिए प्लीज, अब खत्म है पिक्चर। ये ब्लू वाला आइटम जो मैंने डाला है राजा बेटा, ये जो ब्लू वाला आइटम मैंने डाला है, ध्यान से सुनिएगा, ब्लू वाला आइटम वो क्या इस ग्रीन वाले वॉइड के ऊपर डाला है क्या? बताओ जल्दी से, क्या ब्लू आइटम इस ग्रीन वॉइड पे डाला है क्या? क्या ब्लू आइटम इस ग्रीन वॉइड पे डाल दिया? हाँ हाँ हाँ, सुनिए प्लीज, प्लीज सुनिए बेटा, ग्रीन वॉइड था वास्तविकता में ट्रायंगुलर वॉइड, ये जो इसके बीच में ग्रीन था ना वो ट्रायंगुलर वॉइड था। अगर ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एटम रख दोगे तो अब इन चारों के बीच में जो वॉइड बनेगा, इन चारों के बीच में ये वॉइड बन जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बन जाता है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। बात आ गई समझ में? यदि ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एटम रख दोगे तो ये कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी केवल हाँ हाँ करते रहना, क्यों टेट्राहेड्रल बना, उसका नाम टेट्राहेड्रल क्यों है, वो मैं डिटेल में आज की क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरह से एटम रख दिया। अब सुनिए, सेकेंड लेयर में जो वॉइड बन रहे हैं, सेकेंड लेयर में उन वॉइड पर ध्यान लगाओ, सेकेंड लेयर में जो वॉइड बन रहे हैं मतलब ब्लू वाले एटम के बीच में। तो आपने बोला सर देखो सेकेंड लेयर में जो वॉइड बना, एक तो ये वाला वॉइड है, इस जगह को अच्छे से देखना, फर्स्ट लेयर में येलो वॉइड था, सेकेंड लेयर में भी यहां पर वॉइड है। सर बनाकर बताओ, ठीक है, फर्स्ट लेयर में ये इस तरह का येलो वॉइड था और सेकेंड लेयर में ये इस तरह का ब्लू वाला वॉइड बना है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये ट्रायंगुलर वॉइड था, उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर वॉइड आया है, तो दो ट्रायंगुलर वॉइड मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो, येलो वाले के ऊपर ब्लू वाला आया है, मतलब ट्रायंगुलर के ऊपर ट्रायंगुलर वॉइड आया है, ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बस, अब देखने वाला सिलसिला खत्म, अब काम करते हैं। सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर डालना है बेटा, सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर डालना है, सेकेंड के ऊपर थर्ड लेयर। तो हमारे पास क्या क्या चॉइसेस है सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर डालने की? पहले तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं रे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, यहां पर थोड़ा और बना देता हूं। लो जी,
सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर डालना है। आप मुझे ऑप्शंस बता रहे थे कि सर किस तरीके से डाल सकते हो, तो बच्चों ने बोला सर या तो देखो इसमें डाल दो, ये वॉइड है ना, अगर इसमें डाला थर्ड लेयर का आइटम तो ये आया। बताओ अगर यहाँ पर आइटम रखूंगा तो वो क्या सीधे फर्स्ट वाले वाइट आइटम के ऊपर आएगा क्या? हाँ और ना में जवाब चाहिए। यस सर। तो अगर मैंने यहां पर आइटम रख दिया तो फर्स्ट लेयर को बोला ए, सेकेंड लेयर को बोला बी, थर्ड लेयर वापस से व्हाइट के ऊपर आ गई, तो ये बनेगा ए बी ए बी ए बी पैकिंग। इस पैकिंग को हम कहते हैं HCP। अभी डिटेल में बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था कि सर जो थर्ड लेयर का आइटम है उसको डाल दो ये वाले वॉइड के ऊपर, इस वॉइड के ऊपर, यहां पर ऐसे डाल दो। तो यदि मैंने ऐसे आइटम डाला होता तो ये जगह पर फर्स्ट लेयर में कोई आइटम नहीं था, सेकेंड लेयर में भी कोई आइटम नहीं था, थर्ड लेयर में आइटम आया है, मतलब ये तो बिल्कुल ही नया है। तो थर्ड लेयर को पुकारेंगे हम सी। तो ये होगा एबीसी पैकिंग या फिर होता है CCP। तो देखिए इसको हमने 3D में कन्वर्ट करके दो पैकिंग बनाई है। एक को बोला है एबी मतलब HCP और एक को बोला है एबीसी मतलब CCP। अब इन दोनों को अलग अलग बनाकर मैं बताऊंगा। तो जितना अभी आपको बताया है क्या वो बात आपको समझ में आई बेटा? जितना अभी आपको बताया है क्या वो बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए फिर इसको खत्म करता हूं और सीधे हमारे जो काम की चीजें हैं उसके ऊपर चलते हैं। नाम है HCP। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर दूसरा नाम है AB क्लोज पैकिंग। चलिए जी, बिल्कुल घबराना है ही नहीं, जो नाम है वही काम है। क्या करना है राजा बेटा? आपको हेक्सागन बनाना है। लो जी सर हेक्सागन बना लेते हैं। यह हेक्सागन हमने बना दिया। नाम में ही तो लिखा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हमने हेक्सागन बना लिया, ये बन गया हेक्सागन। एटम जमा दो सर इसके ऊपर। 1 2 3 4 ये कोने हैं, एक सेंटर में 1 2 3 4 5 6, एक सेंटर में। और ये तीन आइटम पूरी तरह से कहाँ रहेंगे? अंदर। ये सरफेस पर नहीं रहेगा, ये तीनों आइटम पूरी तरह से अंदर उपस्थित रहेगा। तो इस पैकिंग को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। फर्स्ट लेयर को यदि आपने बोला ए, सेकंड के आइटम वॉइड में गए हैं तो उसको बोला बी, फर्स्ट और थर्ड तो सेम है, इसको बोलेंगे ए। इसके लिए Z कैसे निकलेगा? Z का मतलब होता है एक यूनिट सेल में, एक हेक्सागन में इफेक्टिव एटम। कहां कहां पर एटम? सबसे पहले कॉर्नर पे, उसके बाद फेस सेंटर पे, और तीन एटम कंप्लीटली इनसाइड। ठीक है, किसके इनसाइड? हेक्सागन। लो जी, पकड़ो तो कितने इफेक्टिव एटम हुए? बताइए कॉर्नर वाले पर कितना होता है? कॉर्नर गिनो, कॉर्नर कॉर्नर कितना होता है बेटा? यदि कॉर्नर पे एटम लगाया तो उसका कितना हिस्सा एक यूनिट सेल में रहेगा? गड़बड़ हो गई। बच्चों ने बोला सर आसान तो है, यदि कॉर्नर पे एटम लगाएंगे तो 1/8, फेस सेंटर पे लगाओगे तो 1/2, एच सेंटर पे लगाओगे तो 1/4। बेटा वो क्यूब में सिखाया था, वो हेक्सागन के लिए थोड़ा ना सिखाया था बेटा, वो क्यूब के लिए सिखाया था। तो नोटबुक के टॉप पे लिखो, जहां भी कागज है उसके टॉप पे लिखो इन हेक्सागोनल लैटिस। लिखे लिखे डरो नहीं। इन हेक्सागोनल लैटिस कॉर्नर एरो, कॉर्नर पे एटम रखा तो उसका कितना हिस्सा उपस्थित रहेगा एक यूनिट सेल में? 1/6। कॉर्नर अब 8 में नहीं 6 में शेयर्ड होगा, तो कॉर्नर होगा 1/6। फेस सेंटर तो 1/2 ही रहता है।
फेस तो किसी का भी हो, 2 यूनिट सेल में शेयर्ड रहता है, तो कॉर्नर पे 1/6, फेस सेंटर पे 1/2, एज सेंटर पे 1/3। याद रखेंगे इन चीजों को जी। लो जी, अब बताओ कॉर्नर पे 1/6 मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉर्नर है, गिनो। ये 6 कॉर्नर ऊपर दिख रहे हैं और ये 6 कॉर्नर नीचे दिख रहे हैं, तो कॉर्नर टोटल हो गए 12। फेस सेंटर कितने, ये एक फेस सेंटर ऊपर दिखा, एक फेस सेंटर नीचे दिखा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 3 पॉइंट पूरी तरह से अंदर थे, जोड़ लो कितना आएगा। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 6, मतलब इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में 6 एटम उपस्थित रहते हैं। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, एक एटम को आसपास से कितने एटम टच करते हैं। मैं फोटो बना रहा हूं, आप बताइएगा कोऑर्डिनेशन नंबर गिनकर। मैं फोटो बना रहा हूं, ये एक लेयर की फोटो बनाई, इस लेयर में एक एटम, ये जो सेंटर पे है, इसको आसपास से कितने एटम टच कर रहे हैं बताइए। एक सेंटर वाले एटम को आसपास से कितने टच कर रहे हैं, 6, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर एक लेयर आई, ये 1 2 3, तो जब ऊपर से एटम आए तो ऊपर से कितने एटम टच कर रहे हैं राजा बेटा, ऊपर से कितने एटम टच कर रहे हैं, 3, वेरी गुड। जैसे ऊपर से एटम आए तो बेटा वैसे नीचे से भी तो एटम आएंगे, केवल एक ही तरफ थोड़ा ना लेयर है, लेयर बहुत सारी जुड़ी है, ऊपर भी नीचे भी, तो बताओ कितना हुआ। नीचे से 3, प्लेन में 6, ऊपर से 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अगर समझ में आया हो तो कबूल लिख देना, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बताता हूं, बट सिंपल है। एक एटम को प्लेन में 6 एटम टच कर रहे हैं, नीचे से 3, ऊपर से 3, क्लियर है। थैंक यू बेटा। रही बात पैकिंग एफिशिएंसी की, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन हम अलग से करेंगे। अभी केवल वैल्यू याद रखना कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। तो ये मैंने आपको एचसीपी के बारे में सारी जानकारी दे दी जो अभी हाल फिलहाल में अपने काम की है। ये बच्चों मैंने आपको एचसीपी के बारे में समझाया है। सेंटर में 3 ही एटम क्यों प्रेजेंट है विश्वजीत बेटा, 3 एटम प्रेजेंट नहीं है, ये पूरी लेयर है, समझ रहा है, ये पूरी लेयर है कि ये एटम साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी एटम साथ में जुड़े हैं, लेकिन इनके बगल वाले जो एटम होंगे, इनके बगल वाले, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, वो बगल वाले एटम इस यूनिट सेल के बाहर है, इस यूनिट सेल के अंदर नहीं है। समझ रहा है बात को, बगल वाले जो एटम है इस यूनिट सेल के बाहर है, अंदर नहीं है। विश्वजीत ने जो सवाल पूछा है बेटा, विश्वजीत ने जो सवाल पूछा है उसको मैं एक फोटो बनाकर और समझाता हूं, ठीक है। देखो थोड़ा पेशेंस रखिए, जो सवाल विश्वजीत ने पूछा है उसको एक फोटो बनाकर बता रहा हूं मैं, ये देखो। ये एटम थे, तो बताओ केवल इतने ही एटम होते हैं प्लेन में कि इनसे आगे भी है, तो आपने बोला सर इनके आगे भी एटम है, इनके आगे जो एटम है ना, मैं उसको डॉटेड लाइन से दूसरे कलर से बना देता हूं, डॉटेड लाइन से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और मैंने ये जो फिगर बनाया है ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ तो बनाया नहीं है ना, माप माप के कि गोले सेम साइज के हो। अब इसके बाद नेक्स्ट लेयर के आइटम आएंगे, अगली लेयर के, तो अगली लेयर के भी आइटम साथ में जुड़ते जाएंगे, और जो थर्ड लेयर आएगी वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर के साथ होगी, तो ऐसे बनेगा। इसके एग्जैक्टली नीचे एटम एटम एटम, इस तरह से। तो इनको जब आप जोड़ोगे, दूसरे कलर से जोड़ दूं, इनको जब आप जोड़ोगे बेटा इस तरह से, तो ये बनाएगा हमको एक हेक्सागन, इस तरह से आपको यह हेक्सागन मिलेगा, ठीक है। ये भी सब आपस में जुड़ेगा, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको एक हेक्सागन मिलेगा। अब मैं बोल रहा था कि इनके बीच वाली जो लेयर बनेगी, बीच में भी इसी तरह की लेयर बनेगी। किस तरह की लेयर बनेगी बीच में, कि ये एटम है, उसके साथ जुड़ा ये एटम है, उसके साथ जुड़ा ये एटम है। अब जो इनके बाद में एटम आएगा, जैसे यहां पर एटम आएगा, यहां पर एटम आएगा, यहां पर एटम आएगा, ये जो एटम है ये इस यूनिट सेल से बाहर है, ये मैं आपको समझा रहा था।
हमने जो यूनिट सेल्स चुना है ना बेटा, उसमें मिडिल वाले प्लेन के केवल ये 3 एटम ही उपस्थित रहते हैं, बाकी एटम इनसे बाहर है। तो शायद आपको समझ में आया होगा। किसका सवाल था, विश्वजीत का? भाई हाँ ना कर के पल्ले पड़ा कि नहीं? जी तारुषी धन्यवाद बेटा। चलिए तो इसको मिटा देते हैं और वापस पुरानी स्लाइड पर आते हैं कि ये हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है HCP का। अगला चलते हैं किसके ऊपर, CCP के ऊपर। पूरा नाम लिख रहा हूं, CCP। इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर ABC पैकिंग, या फिर एक नाम ऐसा है जिसको सुनकर आपको मजा आ जाएगा, वो नाम है FCC। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक पैकिंग। तो जैसे ही मैंने लिखा FCC, बच्चे खुश हो गए। इस FCC में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छी तरह से याद है। Z होता है 4, पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74% और कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाता है 12। ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। आपके सामने मैं इस तरह से क्यूब का फोटो बना रहा हूं बेटा। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने इस तरह से क्यूब का फोटो बना देता हूं। लो जी, और एटम कहां पर रखते हैं हम? FCC के अंदर एटम रखते हो कॉर्नर पे, और एटम आप रखते हो फेस सेंटर पे। 1 2 3 4, सामने वाला फेस और पीछे वाला फेस, इस तरह से एटम रखते हो। तो जो प्लेन कटते हैं ना बेटा, जो हमने बोला था हेक्सागोनल प्लेन है, वो हेक्सागोनल प्लेन होते कौन से हैं? ये पूरा एक प्लेन है, ये नीचे वाला एक प्लेन है, ऊपर वाला एक प्लेन है, और ये एक प्लेन है। इसको हम कहते हैं ABC और A। इसका दूसरा व्यू बना देता हूं, मतलब यदि हम इसको एक कॉर्नर पे खड़ा करें, यदि बेटा जी हम इसको एक कॉर्नर पे खड़ा करें तो कैसे नजर आएगा ये? यदि कॉर्नर पे खड़ा करें एक क्यूब को, एक क्यूब को यदि हमने कॉर्नर पे खड़ा कर दिया है तो वो लगभग इस तरह का नजर आएगा आपको। लो जी, ये मैंने क्यूब को कॉर्नर पे खड़ा कर दिया। अब आप ये देखिएगा एटम कहाँ कहाँ पर है। एटम है कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और साथ में फेस सेंटर पे, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, ऊपर फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर। अब प्लेन पकड़ लेते हैं। तो प्लेन आपने पकड़ना चालू किया तो ये आइटम इकलौता एक प्लेन में है। ये जो आइटम है कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे आइटम एक प्लेन में है। विजुअलाइज करना होगा थोड़ा सा। इस प्लेन को बोलेंगे बी। ये आइटम जो दिख रहे 3 कॉर्नर 30 फेस सेंटर, ये प्लेन है सी। और ये वाला जो है ये तो दोबारा से इसका रिपीटेशन है, तो ये कहलाती है पैकिंग ABC ABC, या फिर सबसे सिंपल FCC। कहानी खत्म। इस पैकिंग का नाम है ABC ABC या फिर FCC पैकिंग। अच्छे से देखो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं जो अभी तक हमने सीखा है उसको कैसे समराइज करें। सबसे पहले मैंने आपको बताई है 2D की पैकिंग कौन कौन सी है जो हमने क्लास में सीखी है। 2D में थी स्क्वायर पैकिंग, ठीक है, और दूसरी थी हेक्सागोनल पैकिंग। कौन सा था बेटा? हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पाया गया था? स्क्वायर पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर था 4,
हेक्सागोनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? हेक्सागोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर था 6। ठीक है, इसमें वॉइड कौन सा मिला था? तो इसमें वॉइड हमें मिला था स्क्वायर वॉइड। इसमें वॉइड कौन सा मिला था? स्क्वायर वॉइड मिला था, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी था 4। सब लिख रहा हूं मैं, जो जो सीखा है। इसमें जो वॉइड मिला था वो था हमारे पास हेक्सा कौन सा? ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। और इस ट्रायंगुलर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 3। उसके बाद हमने इनको चेंज किया था 3D में। तो जब इसको 3D में चेंज किया था तो हमें एक मिला था सिंपल क्यूब, जिसको ए पैकिंग कहते थे, बराबर है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी? 74%। ध्यान सुनना। और इसमें कौन सा रेगुलर वॉइड मिलता है? तो इसमें मिलता है क्यूबिक वॉइड। सर ये कैसे आएगा क्यूबिक वॉइड? ये मैंने आपको समझाया नहीं है, ये अपना अगला टॉपिक है। बट क्योंकि मैं एक चार्ट बना रहा था इसलिए मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, कि एक चार्ट पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाए, है ना। तो 3D में एक तो सिंपल क्यूब बना था, दूसरा क्या बना था बेटा? बीसीसी। बीसीसी को हमने बोला था ए बी पैकिंग। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिला था 8। पैकिंग एफिशिएंसी, इधर गलत लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी, 74 कैसे आ गया? 52%। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी बेटा? 68%। और इसमें नो सिमेट्रिक वॉइड, इसमें कोई भी सिमेट्रिक वॉइड नहीं मिलेगा। वॉइड के बारे में प्लीज कोई सवाल मत पूछे, मैं आपको खुद आगे चलाकर समझाऊंगा अभी। फिर हमने हेक्सागोनल पैकिंग को 3D में बदला। तो जब इसको 3D में बदला तो हमें पहला मिला HCP, जिसका नाम हमने दिया ए बी पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें प्राप्त हुआ 12। पैकिंग एफिशिएंसी मिली 74%। और वॉइड इसमें कौन सा मिलेगा? तो इसमें दो तरह के वॉइड मिलते हैं, जो अभी नाम बताए थे मैंने। एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। बेटा वापस रिपीट कर रहा हूं, वॉइड के बारे में कोई जानकारी मैंने अभी तक आपको नहीं दी है, क्योंकि चार्ट बन रहा है, इसे चार्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक में यही सीखना है हमें, वॉइड। HCP के अलावा दूसरा हमने क्या बनाया? CCP, FCC या फिर ABC पैकिंग, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिला 12। पैकिंग एफिशिएंसी 74%। और इसमें वॉइड कौन सा मिलेगा? सेम, इसमें भी मिलेगा टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लो जी, ये चार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी जितना इसमें अच्छे से दिख रहा है, जितना और जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो, क्योंकि बची हुई क्लास में इस चार्ट को ही कंप्लीटली समझना है। जो बचा हुआ है वो धीरे धीरे करके समझाऊंगा। तो अगर हम बात करें कुल मिलाकर कि हमारे सिलेबस में 3 डायमेंशनल पैकिंग कितने प्रकार की है, तो 3D पैकिंग आपके पास 4 प्रकार की है। सिंपल क्यूब, बीसीसी, HCP और FCC। इन चारों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट इन चारों में कौन है? बेटा इन चारों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? पूरा लिखो। चारों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट हिमांशु ने सबसे पहला सही जवाब दिया है। HCP और CCP, इन दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम है 74%। ठीक है, तो ये दोनों सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग ये दोनों में। इसीलिए पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर मेटल पसंद करते हैं कौन सी पैकिंग में अरेंज होना? इन दोनों में से कोई एक, या तो CCP में या HCP में अरेंज होना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहेगी। ये बात क्लियर? तो हम आगे चलते हैं।
ठीक है, धन्यवाद बेटा। चलिए आगे चलते हैं और सीधा साधा हमारा जो टॉपिक है वॉइड, उस पर डिस्कशन चालू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वॉइड क्या है, अगर आपसे पूछा जाए नैनी बिटिया, नैनी बोल रही सर सीसीपी में कंफ्यूजन है। नैनी सीसीपी ऐसी चीज है जिसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्यों? अगर सीसीपी को सीसीपी के नाम से पुकारेगी ना तो कंफ्यूजन होगा। सर नहीं पुकारेंगे, हमें क्या दिक्कत है, सीसीपी को फिर किस नाम से पुकारे? प्यारा? नहीं रे, प्यारा तो नहीं है ना। सीसीपी को आप बोलिए एफसीसी, फेस सेंटर क्यूब। और एफसीसी के बारे में सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से पता है। एफसीसी के, हाँ देखो अविश ने कितनी बढ़िया बात बताई है। एफसीसी बोलो सर। हाँ जी, हाँ। बच्चे रुकते ही नहीं यार, आगे दौड़ते ही जाते हैं। मैं अलग ही बात कर रहा हूं, तुम वॉइड वॉइड चिल्लाने लगे। ठीक है भाई, आगे चलते। व्हाट इज वॉइड? इसका क्या जवाब होगा? ध्यान से सुनिए, इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा कि हमने एटॉमिक पैकिंग सीखी है। एटम, गोले, गोले, गोलों को आपने जमा दिया। अब भाई गोलों को किसी भी तरीके से जमाओ, उनके बीच में कुछ न कुछ खाली स्पेस तो रहेगा ही रहेगा। उनके बीच में कुछ न कुछ खाली स्पेस तो रहेगा ही रहेगा। उस खाली स्पेस को हम कहते हैं वॉइड। बात आई समझ में? उस खाली स्पेस को हम कहते हैं वॉइड। क्या वॉइड का खुद का कोई शेप होता है क्या? जवाब दो हाँ के ना। क्या वॉइड का? अरे यार गजब, शारिका सबसे पहला आंसर मिला है शारिका का, बहुत बढ़िया बेटा। वॉइड का खुद का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन क्या उसका नाम होता है क्या? क्या उसका नाम होता है? हाँ। कैसे नाम लिखते हैं वॉइड का? वॉइड जितने एटम्स के बीच में घिरा हुआ है, बताया था ना, वॉइड जितने एटम्स से सराउंडेड है, उनके सेंटर को स्ट्रेट लाइन से जोड़ो। जो शेप दिखेगा वो वॉइड का शेप होगा कि नाम होगा? जो शेप दिखेगा वो वॉइड का शेप होगा कि नाम होगा? ओए शेप नहीं, थप्पड़ मार दूंगा। वॉइड का नाम होगा, शेप होगा। जो शेप दिखेगा वो वॉइड का नाम होगा। सुनो, अगर मैंने क्या किया, खाली जगह के आसपास के जो एटम है, सुनो ध्यान से, खाली जगह के आसपास के एटम को एटम के सेंटर को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा और मुझे शेप दिखा ट्रायंगल, तो बोलो वॉइड का नाम क्या होगा? अगर, अरे वॉइड का नाम बोलो ना, ट्रायंगुलर वॉइड। बढ़िया बढ़िया, अगला सवाल, अगला सवाल। एक खाली जगह है, उसके आसपास के जो एटम्स है, सुनो दोबारा से, एक खाली जगह है, उसके आसपास के जो एटम्स है, उन एटम के सेंटर को मैंने स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, मुझे टेट्राहेड्रल शेप दिखने लगा। टेट्राहेड्रल शेप, उस वॉइड का नाम क्या होगा? अगर टेट्राहेड्रल शेप दिख रहा है तो उस वॉइड का नाम टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल शेप दिख रहा है, अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल शेप दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर मुझे क्यूबिक शेप दिख रहा है, अगर मुझे क्यूबिक शेप दिख रहा है, क्यूबिक वॉइड। सुनिए, ट्रायंगल शेप तो सबको पता है, क्या कभी आपने टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल शेप देखा है जीवन में? जीवन में देखा ही होगा, जीवन में आपके देखा ही होगा। तब भी मैं बता देता हूँ बेटा, टेट्राहेड्रल शेप एक पिरामिड की तरह होता है। टेट्राहेड्रल शेप किसकी तरह होता है? पिरामिड की तरह। चलो बनाने की कोशिश करता हूँ। आपकी तरह खूबसूरत डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा बेटा, बट प्रयत्न रहेगा। क्या कर रहा हूं मैं? मेरे पास एक खाली जगह है, उसके आसपास कितने एटम घेर कर बैठे हैं उसको देखने पर पता चला चार। उन चारों के सेंटर को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा। देखो चारों का जो सेंटर है, पहले एटम का सेंटर, दूसरे एटम का सेंटर, तीसरे एटम का सेंटर और चौथे एटम का सेंटर। बड़े बड़े एटम थोड़ा ना बना रहे, केवल सेंटर बना रहा हूं। इन चारों के सेंटर को मैंने स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, डुई डुई डुई। और ये क्या कोई बच्चा बता सकता है कि ये कौन सा शेप नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? अरे क्या अरे टेंट नहीं, ये बहुत क्रांतिकारी है यार। अबे टेट्राहेड्रल शेप, टेंट नजर आ रहा है। भगवान कसम कोरोना चल रहा है, तुम्हारी मस्तियां खत्म नहीं होती है। ये पिरामिड जैसा शेप नजर आ रहा है, ये टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं बेटा इसको, टेट्राहेड्रल शेप। समझ रहे हो? हाँ। तो इसमें पता है ये जो मैंने बनाया है बेटा, ये तो मैंने एटम के सेंटर सेंटर बनाए बेटा।
ये एटम के सेंटर। वास्तविकता में ये एटम बड़े बड़े रहेंगे, मतलब ये एटम इतना बड़ा रहेगा कि ये आसपास के एटम उसको टच करेंगे। तो आप बताओ जरा अंदाजा लगाकर कि अगर मान लो ऐसे काल्पनिक तौर पे कि यहां पर मैंने एक एटम जोड़ दिया, यहां पर एक एटम, देखो बन नहीं पाएगा एग्जैक्टली यार, यहां पर एक एटम जोड़ दिया, यहां पर एक एटम जोड़ दिया, और ये एक एटम जोड़ दिया, है ना। तो इन चारों के बीच में जो खाली जगह होगी, इन चारों के बीच में जो खाली जगह होगी वो कहां पर होगी? अरे आजा यार, इन चारों के बीच में जो खाली जगह होगी वो लगभग इस जगह दिखेगी ना आपको? बोलो हाँ के ना। तो ये जो जगह होती है इसी को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या नाम देते हैं उसको? टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब अगर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आप बड़े बड़े आइटम लगा दे एक दूसरे से चिपका कर, तो ये जगह खाली है। इस खाली जगह का नाम होता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने आइटम से जुड़ा हुआ है? आसपास कितने आइटम है? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाता है 4। बोलो क्या थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा के आपको टेट्राहेड्रल? आपने सीखा है बेटा टेट्राहेड्रल शेप, यार नया नहीं है आपके लिए। हाँ चलो, टेट्राहेड्रल के बाद अगला बनाते हैं। क्या कभी आपने ऑक्टाहेड्रल शेप बनाया? ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनता है रे? देखो, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाना है, बताइए क्या आपने भी ऐसे ही सीखा है? मैंने गलत तो नहीं बना दिया ऑक्टाहेड्रल शेप? एटम कहाँ कहाँ पर रखते हैं पता है? एटम के सेंटर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। तो यदि बेटा मैं इस खाली जगह की बात कर रहा हूं, इस खाली जगह की, अगर इसको मैंने बोला वॉइड, इस खाली जगह को मैंने पुकारा वॉइड, तो वॉइड आसपास से कितने आइटम से घिरा हुआ है? 1 2 3 4 5 और 6। और इन 6 आइटम के सेंटर को जोड़ने पर, क्योंकि मुझे ऑक्टाहेड्रल शेप दिख रहा है, तो ये वॉइड कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा रे? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब आसपास कितने आइटम से घिरा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। देख लो ये क्लियर है? बढ़िया। लास्ट, लास्ट, यदि ये खाली जगह कोई है, ये खाली जगह है, इसके आसपास के जो आइटम्स हैं वो ऐसे पाए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आसपास के आइटम, तो उन एटम के सेंटर को मैंने स्ट्रेट लाइन से जोड़ना चालू किया। तो जब उन एटम के सेंटर को मैंने स्ट्रेट लाइन से जोड़ा तो लगभग ऐसा शेप मुझे नजर आया, ऐसा। तो ये जो खाली जगह है, अब इस खाली जगह का नाम क्या होगा? अब इस खाली जगह को आप बोलेंगे क्यूबिक वॉइड। क्या बोलोगे बेटा? क्यूबिक वॉइड। मतलब ऐसी खाली जगह जो आसपास से 8 एटम से जुड़ी हुई है, उसके आसपास सराउंडिंग एटम कितने हैं? 8। और उन एटम्स के सेंटर को स्ट्रेट लाइन से जोड़ने पर आपको एक क्यूब नजर आता है। तो ट्रायंगुलर वॉइड तो आप देख चुके हो। ये बाकी के 3 वॉइड जो थे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। वॉइड मतलब सिंपल खाली जगह, उस वॉइड के आसपास कितने एटम उसे घेर कर बैठे हैं, उनके सेंटर को स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, जो शेप आपको दिखेगा वो होगा उस वॉइड का नाम। चलिए अगली स्लाइड पे चल रहा हूं, ये 30 सेकंड के लिए और आपके सामने है। जी आकांक्षा, और क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। बिल्कुल सही बोला है आपने, शाबाश। बोर्ड से देखकर कितना सही जवाब दिया है आपने, वेरी गुड बेटा। चलिए एक एक करके, ओहो बोर्ड से देख देख कर और भी बच्चों ने सही आंसर देखा, बढ़िया, होशियार हो यार। चलिए एक एक करके वॉइड का डिस्कशन करते हैं। अब असल में टॉपिक चालू करते हैं वॉइड। बेटा यदि मैंने एटम को इस प्रकार से जमाया, ध्यान से देखिएगा, एटम, एटम और एटम, यदि मैंने एटम्स को इस प्रकार से जमाया तो इन तीनों एटम के बीच में खाली जगह दिख रही है, ये जगह इन तीनों एटम के बीच में खाली है, तो क्या ये वॉइड है? क्या सब जवाब दो यार, ये खाली जगह क्या वॉइड कहलाएगी? हाँ, कौन सा वॉइड कहलाएगी? ट्रायंगुलर। बस शाबाश। सुनो, अब हम इस चैप्टर में अगले फेज में एंटर हो रहे हैं, अगले हिस्से में। अगला हिस्सा सर ऐसा क्या धमाका होने वाला है, समझो तो।
अभी तक हमारे पास चैप्टर का फर्स्ट हिस्सा चल रहा था, जहां पर हमारे पास आइडेंटिकल गोले थे। आइडेंटिकल गोले मतलब समान आकार के गोले थे, सेम साइज के, उनको हमने जमाया। अब चैप्टर के अगले फेज में चल रहे हैं। अब आपके पास दो अलग अलग साइज के गोले रहेंगे, दो अलग अलग साइज के स्फीयर आपके पास रहेंगे, एक बड़ा एटम और एक छोटा एटम। क्या कहते हो आप? जैसे एक फुटबॉल और एक टेबल टेनिस की छोटी छोटी बॉल। इन दोनों को आपस में कैसे जमाया जाता है, बताओ मैं कैसे जमाते हूँ। सबसे पहले बड़ी बड़ी बॉल को जमाओ 3D में और बनाओ एक लेटिस मतलब नेटवर्क, और उनके बीच में जो गैप है, छोटे छोटे छेद जो है, जगह खाली, उसके अंदर छोटे एटम को रखते हैं। इस प्रकार से हमारे पास अगर दो साइज के एटम है, इस प्रकार से जमाएंगे। बड़े एटम से बनाओगे लैटिस, उस लैटिस में जो वॉइड है उसमें डालोगे छोटा एटम। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा? क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ, क्या बोला मैंने? अच्छा, आयनिक कंपाउंड जो है ना बेटा, आयनिक कंपाउंड ऐसे ही तो जमते हैं। जैसे आपने आयनिक कंपाउंड के रूप में ले लिया NaCl, सोडियम छोटा, क्लोराइड बड़ा। तो बताओ बड़ा क्लोराइड कहां पर जाएगा, वॉइड में कि लैटिस में? बड़ा क्लोराइड। बड़ा क्लोराइड कहाँ रखे? बड़ा क्लोराइड कहाँ रखे? लैटिस में। उस लैटिस के बीच में जो जगह जगह छेद दिख रहे हैं, उस छेद में कौन जाएगा? सोडियम आयन। ये बात क्लियर है ना? चलिए जी, तो वही मैं आपसे पूछ रहा था कि जो बीच में छोटा सा छेद दिख रहा है, क्या उस छोटे से छेद में एक छोटा सा एटम रखा जा सकता है क्या? बताओ इस तरीके से, इसमें कोई शक तो नहीं? हाँ, तो आपने बोला कि वाह सर, अब हमारे पास दो एटम हो गए, एक छोटा एटम और एक बड़ा एटम। तो एक नई टर्म हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस टर्म को हम कहते हैं रेडियस रेशो। क्या है रेडियस रेशो का मतलब? छोटा r अपॉन बड़ा R, या फिर रेडियस ऑफ एटम प्रेजेंट एट वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम फॉर्मिंग लैटिस। मतलब बेसिकली रेडियस रेशो का मतलब होता है छोटे एटम का रेडियस अपॉन बड़े एटम का रेडियस। ये मतलब है बेटा रेडियस रेशो का। तो जनता, लगाओ अपनी खतरनाक वाली बुद्धि और बताओ रेडियस रेशो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या छोटी? रेडियस रेशो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या छोटी? अरे सर बुद्धू मत बनाया करो, छोटी होगी ना। कैसे निकल रहा है रेडियस रेशो? छोटे एटम का रेडियस अपॉन बड़े एटम का रेडियस। छोटे अपॉन बड़ा ले रहे हो तो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो रेडियस रेशो है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पीले वाला एटम चाहिए तेरे, लो। क्या करना है सुनो प्लीज। बेटा जो क्या है, ये बना देता हूँ। कई बच्चे सोचे कि ये ट्रायंगुलर वॉइड कैसे है, ये ट्रायंगुलर वॉइड। हाँ जी, अब क्या बोल रहा था मैं? बेटा सुनिए, ये जो बीच में छोटा वाला आइटम मैंने रखा है, 1 मिनट रुकिए, किसी ने क्या लिखी है चिट्ठी मुझे? कोई काम का नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं? ये जो बीच वाला आइटम है ब्लू कलर का, यदि उसका साइज बढ़ जाए, सुनो ध्यान से, यदि ब्लू वाले एटम का साइज बढ़ जाए, लो जी इतना बड़ा हो गया ब्लू वाला एटम। यदि राजा बेटा ब्लू वाला एटम जो है उसका साइज बढ़ जाए, तो उसको घेरने के लिए ये पीले पीले एटम थोड़े पास पास आ जाएंगे या दूर दूर? लैटिस एटम पास पास आ जाएंगे या दूर दूर? लैटिस एटम पास की दूर? दूर हो जाएगा। तो देखो जी, ये लैटिस एटम इस तरह से, पीले एटम जो है उनका आकार वैसा का वैसा रहा, बट वो दूर दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वॉइड में जो एटम था उसका आकार थोड़ा बढ़ गया। समझ पा रहे हो? ये ब्लू वाला एटम क्या अभी भी ट्रायंगुलर वॉइड में उपस्थित है? इस खाली जगह को अभी भी ट्रायंगुलर वॉइड बोलोगे, हाँ या ना? क्या इस खाली जगह को अभी भी ट्रायंगुलर वॉइड बोलोगे? बस एक ही बच्चे का आंसर सही मिला है। आपने बोला सर देखो हम दिल दिमाग नहीं लगाते, हम तो क्या करते हैं कि जो आप रूल बताते हो केवल रूल लगाते हैं। ये ब्लू वाला आइटम कौन से वॉइड में है पता करो, इसके आसपास जो आइटम है उनके सेंटर को स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, वाओ, बन गया फिर से ट्रायंगल। ये भी ट्रायंगुलर वॉइड है, ये भी ट्रायंगुलर वॉइड है, ये भी ट्रायंगुलर वॉइड है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो सवाल पूछे बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो सवाल पूछे। फिर बच्चों ने
पूछा तो नहीं शर्म के मारे, बट अंदर अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि सर ऐसे ऐसे मजा मजा से नहीं आ रहा यार। ये ट्रायंगुलर वॉइड था, वहां तक क्लियर। ये ऐसा ट्रायंगुलर वॉइड कैसा है, मैं समझा देता हूँ बेटा। ये पीले वाले आइटम कौन से थे रे? येलो वाले आइटम कौन से थे बेटा? बेटा येलो वाले आइटम कौन से थे? लेटिस के। अरे लेटिस के थे कि नहीं? जब आप एटम को जमाते हो लेटिस में, मतलब वो 3D में क्लोज पैकिंग करते हो, तो आप क्या कोशिश करते हो? एटम को एक दूसरे से चिपका के रखोगे कि दूर दूर? क्या कोशिश रहती है आपकी? एटम को एक दूसरे के पास पास रखते हो कि दूर दूर? पास पास। मतलब कौन सा लेटिस आप बनाते हो परफेक्ट तौर पे, जिसमें लेटिस एटम, पीले वाला एटम एक दूसरे को टच करे कि दूर दूर हो? परफेक्टली आप कौन सा लेटिस बनाते हो? कौन सा लेटिस बनाते हो? फर्स्ट वाला। बहुत बढ़िया। तो राजा बेटा, ये जो लेटिस है ये परफेक्ट लेटिस है। परफेक्ट लेटिस में जो वॉइड मिलता है वो परफेक्ट वॉइड होता है। लेटिस एटम थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, ये एक्सपांडेड लेटिस है। क्या एक्सपांशन का मतलब समझ में आएगा ना? ये एक्सपांडेड लेटिस है, और इसमें जो वॉइड मिलेगा वो होगा एक्सपांडेड वॉइड। तो इसका मतलब ये ट्रायंगुलर वॉइड है परफेक्ट, ये भी ट्रायंगुलर वॉइड है एक्सपांडेड। तो ये मैंने आपको और बताया है कि एक्सपांडेड वॉइड और परफेक्ट वॉइड में क्या अंतर है। किसी को इसके ऊपर शक? बोलिए। किसी को कोई सवाल इसके ऊपर? कोई शक नहीं। चलिए चलिए, अब क्या लिखा? फॉर ट्रायंगुलर वॉइड, यदि हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड है, ध्यान से सुनिए। ट्रायंगुलर वॉइड में छोटे आइटम का रेडियस अपॉन बड़े आइटम का रेडियस, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस रेशियो। इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.155। इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, आपने फोर्स किया तो भले एक आध बता दूंगा। छोटे एटम का रेडियस अपॉन बड़े एटम का रेडियस, इन दोनों का रेशियो मैथमेटिकली निकालते हैं। इन दोनों का रेशियो कितना आता है? 0.155। सर ये रेडियस रेशियो मतलब क्या? बताया तो था ना, रेडियस रेशियो मतलब छोटे का रेडियस अपॉन बड़े का रेडियस। कितना आता है? 0.155। जब ये 0.155 आ रहा है तो ये एग्जैक्टली कौन सा वॉइड होता है? परफेक्ट वॉइड। लेकिन यदि आपके पास है कौन सा वॉइड? फॉर एक्सपांडेड ट्रायंगुलर वॉइड। बताइए, अगर आपके पास बेटा एक्सपांडेड ट्रायंगुलर वॉइड है तो ये रेडियस रेशियो 0.155 आना चाहिए कि उससे ज्यादा? आपने बोला सर देखो छोटे एटम का रेडियस बढ़ गया है, बड़े का तो उतना ही रहा, छोटे का रेडियस बढ़ गया है, तो अब ये रेडियस रेशियो आएगा 0.155 से स्लाइटली ज्यादा। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको दे दी गई है अबाउट ट्रायंगुलर वॉइड। ये वैल्यूज अगेन आई एम सेइंग कि ये वैल्यू आपको याद रखना है, आगे जाकर कुछ और हेल्प लगे तो बता दूंगा। डेरिवेशन आप बोलोगे तो करवा दूंगा, किसी काम का है नहीं। चलिए सुनिए, अब आप अपने को यहां पर रखो और देखो कि नीला वाला आइटम तो मान ही नहीं रहा है। नीले वाले आइटम का आकार लगातार और समय के साथ बढ़ते जा रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीले वाले आइटम का आकार और बढ़ गया? तो फिर तीन पीले वाले आइटम से घेरते नहीं बनेगा, तब इसको घेरने के लिए ज्यादा आइटम डालने पड़ेंगे या कम? ज्यादा आइटम डालने पड़ेंगे या कम? ज्यादा। तो अगला जो वॉइड ट्रायंगुलर से जस्ट बड़ा, अगला जो वॉइड हमारे सिलेबस में है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सा है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड आपको बनाना सिखाया था जब फर्स्ट प्लेन, जब एक प्लेन के ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर अगले प्लेन का एटम आ जाएगा। मतलब ये रहा ट्रायंगुलर वॉइड, ये है ना ट्रायंगुलर वॉइड, इसके ऊपर से अगले प्लेन का जहां एटम आ जाए, लो जी ऊपर वाले प्लेन का, तो इन चारों के बीच में जो वॉइड छुपा है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। फोटो आपको बनाकर भी बताई थी मैंने। ये एक प्लेन में तीन, ये ऊपर से चौथा, ठीक है ना? तो ये शेप है किसका? प्रिज्म का या पिरामिड का या टेट्राहेड्रल वॉइड का? टेट्राहेड्रल वॉइड की सर जगह बताओ। ये जगह है टेट्राहेड्रल वॉइड की।
मतलब आपको साइड साइड में बड़े एटम रखना है। ये लैटिस एटम आएंगे बड़े बड़े, एक दूसरे से टच करते हुए बैठेंगे रे, और इनके मुकाबले सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड में बहुत छोटा सा एटम आएगा। तो सर यदि यहां पर रेडियस रेशो निकाले फॉर परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड, परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशो कितना होता है? 0.225। वैल्यू याद रखना है, अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं इसका डेरिवेशन भी करवा दूंगा परफेक्ट के लिए। सर हमसे भी कुछ पूछो, अगला सवाल आपका ही है। फॉर एक्सपांडेड टीवी, टीवी मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड, रेडियस रेशो कितना होगा? एक्सपांडेड के लिए रेडियस रेशो कितना होगा? एक्सपांडेड के लिए रेडियस रेशो बताइए। ग्रेटर देन 0.225। बहुत बढ़िया। ये कंप्लीट जानकारी टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में, ये कंप्लीट जानकारी टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। बढ़िया। नेक्स्ट, वॉइड में जो एटम था नीला वाला, उसका आकार और बढ़ गया, तो फिर अब 4 एटम। अच्छा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पहले लिखवा दिया था इसलिए नहीं लिखा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। वॉइड वाले एटम का आकार बढ़ गया तो 4 से भी घेरते नहीं बनेगा, अब उसको डाला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन, तो फर्स्ट प्लेन का जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसके ऊपर सेकंड प्लेन का ट्रायंगुलर वॉइड यदि आ जाए, फर्स्ट प्लेन के ट्रायंगुलर वॉइड पर सेकंड प्लेन का ट्रायंगुलर वॉइड, देखिए ये हमने एटम्स को जमाया फर्स्ट प्लेन के, ये ट्रायंगुलर वॉइड, इसके ऊपर जब सेकंड प्लेन के एटम जमाए गए, इसके ऊपर जब सेकंड प्लेन के एटम जमाए गए, तो ये है पहला ट्रायंगुलर वॉइड पीला वाला, दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड हरा वाला। तो दो ट्रायंगुलर वॉइड जब जुड़ते हैं तो बनता है कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ऑक्टाहेड्रल शेप बनाया था, वो तो समझ में आया था, ये ऑक्टाहेड्रल कैसे बन रहा है? बना रहा हूं बेटा। 1 2 3, तीनों के बीच में ट्रायंगुलर वॉइड, ये तो समझ में आया। अब ऊपर से आने दो, लो जी, ऊपर से एक और ट्रायंगुलर वॉइड आ गया इस तरह से। अब इनको जोड़ दो आप सबको, तो आप देख सकते हो क्लियरली 1 2 3 4 5 6, इन 6 एटम के बीच की जो जगह है, ये जगह, ये वाली जगह खाली है, इसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी दो तरह का होगा, एक परफेक्ट एक एक्सपांडेड। तो यदि हमारे पास है परफेक्ट ओवी, इसके लिए रेडियस रेशो होना चाहिए 0.414। फॉर एक्सपांडेड ओवी, इसके लिए रेडियस रेशो होना चाहिए मोर देन 0.414। ये आपके सामने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये आपके सामने है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। रेडियस रेशो की वैल्यू अभी आपको याद ही रखनी है, रेडियस रेशो की वैल्यू आपको अभी हाल फिलहाल में याद रखना है। लास्ट लास्ट प्रकार का जो वॉइड है ये है क्यूबिक वॉइड। इसको समझना तो बहुत आसान है। क्यूबिक वॉइड का मतलब होगा सेंटर ऑफ सिंपल क्यूब। लो जी, सिंपल क्यूब का सेंटर, फटाफट से एक बार सिंपल क्यूब बना लो। सिंपल क्यूब मतलब जिसमें एटम केवल कॉर्नर पे उपस्थित हो। तो यदि केवल कॉर्नर कॉर्नर पे एटम डाला तो ये जगह खाली है, और ये खाली जगह कहलाएगी क्यूबिक वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो यदि हमारे पास परफेक्ट क्यूबिक वॉइड है, फॉर परफेक्ट क्यूबिक वॉइड रेडियस रेशियो होता है 0.732, और यदि हमारे पास है एक्सपांडेड क्यूबिक वॉइड सीवी, तो रेडियस रेशियो होगा मोर देन 0.732। खत्म, ये वॉइड का डिस्कशन था।
बच्चों ये वॉइड का डिस्कशन था, अभी पूरे 5 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ तो आप पूछने के लिए फ्री है। कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप पूछने के लिए फ्री है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल की बताओ, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल इन दोनों में से कौन सा वॉइड बड़ा है? बेटा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में से कौन सा वॉइड बड़ा है? ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड विश्वजीत। ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक में से कौन सा वॉइड बड़ा है? ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक में से कौन सा वॉइड बड़ा है? वेरी गुड आकांक्षा और दूसरे बच्चों, क्यूबिक। मतलब वॉइड के बढ़ते आकार में ही आपने सीखा है, ये वॉइड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपने इनको सीखा है, वॉइड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए फिर एक सवाल और पूछता हूं, देखते हैं इसमें किसी की बत्ती जलती है कि नहीं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। चलिए आप इन चारों में से चुनकर बताओ कि सबसे एफिशिएंट पैकिंग जो होती है, जहां पर पैकिंग एफिशिएंसी मिलती है 74%, इन चारों में से कौन सी सबसे एफिशिएंट पैकिंग नहीं है? इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग नहीं है? फोर्थ, बेहतरीन। देखिए पहले वाले, अच्छा एफिशिएंट पैकिंग वही तो होती है बेटा जिसमें अगली लेयर का आइटम पहली वाली लेयर के वॉइड में जा रहा हो। पढ़ के देखो, ए के वॉइड में बी, बिग के वॉइड में सी, सिक के वॉइड में ए, एक के वॉइड में बी, बिग के वॉइड में सी। अगली लेयर का आइटम पुरानी वाली लेयर के वॉइड में जा रहा है, ए के वॉइड में बी, बी के वॉइड में ए के वॉइड में बी के वॉइड में ए के वॉइड में बी के वॉइड में सी के वॉइड में बी के वॉइड में वॉइड में ए के वॉइड में बी। ओहो बी भी आ गई, इसका मतलब समझ रहे हो, सेकंड लेयर के आइटम के ऊपर थर्ड लेयर का आइटम डालेंगे तो ये एफिशिएंट पैकिंग थोड़ना है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी तो क्या रहेगी बेटा? कम रहेगा। ठीक है, तो इसका फोर्थ वाला आंसर होगा। विश्वजीत पूछ रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर, ये बनाया था ना विश्वजीत, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर है, ये है बेटा विश्वजीत ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देख ले अच्छे से। चलिए क्लियर। हाँ जी, और कोई बच्चा और कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ नेहल बिल्कुल सही बोला आपने, इसी तरह से होगा आपसे। नहीं कोई? चलिए बेटा फिर आज के लिए इतना ही, बाकी सब चर्चाएं नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास सॉलिड स्टेट की